right, students, welcome back to another class of chapter number 4. क्या नाम है भाई चैप्टर का? केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे थे हम लोग, और वो मोड था बॉन्ड पैरामीटर्स का, जहां हम ये देख रहे थे कि लुईस डॉट थ्योरी एक जगह पे आके फेल हो गई. क्या थी वो फेलियर? कि भैया वो लोग ऑक्टेट स्टेबिलिटी पे सरवाइव कर रहे थे, बट एक्चुअली में हमने देखा कि ऑक्टेट के बियॉन्ड भी लोग चले जाते हैं. इनफैक्ट नोबल गैसेस जिनको बेस बनाया हुआ था वो ही खुद रिएक्ट करने लग गई. तो ये थी कुछ लिमिटेशंस जो हमने ऑक्टेट थ्योरी में देखी थी, है ना. वो स्लाइड अगर मैं जस्ट एक बार आपके लिए स्क्रीन पे ले आऊं तो दिस वाज द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी, जिसमें शेप नहीं पता चल रहा है, ऑक्टेट बियॉन्ड जा रहे हैं, ऑक्टेट से डेफिशिएंट रह रहे हैं, ड्यूप्लेट की स्टेबिलिटी का पता नहीं चल रहा है. तो हमारे पास एक थ्योरी तो थी, बट वो थ्योरी जो थी वो कंप्लीट नहीं थी. दैट इज व्हाट वी केम टू नो. तो उसके चक्कर में बॉन्ड्स को थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमने बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चालू किया, और उसमें हमें पता चला कि बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स 4 तरीके से डिवाइड होती हैं. व्हाट आर दोस 4 वेज? बॉन्ड लेंथ, bond angle, bond enthalpy and bond order. How do you find out bond angle? कैसे निकलता है? Is it between two bonded pairs? Yes. Is it between two bonded pairs? तो bond angle. Bond enthalpy क्या होता है? What is bond enthalpy? Energy to break. कितने bonds? 1 mole bonds. कितने bonds? 1 mole bonds. In which state? गैसियस स्टेट. देखो ये छोटी छोटी चीजें, ये रिवाइज इसलिए करवाया कि आप भूले ना कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, राइट. ऐसे ही अब आप सोचो कि अगर आपको मैंने इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दे दिया यहां से, इफ आई जस्ट गिव यू अ क्वेश्चन एंड आई टेल यू कि बॉन्ड पैरामीटर्स के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया जिसमें आपको दिया हुआ है कि देयर इज x गोइंग टू 2 टाइम्स ऑफ x. ठीक है, ये पता चला x गोइंग टू 2 टाइम्स ऑफ x. डेल्टा h उसका दिया हुआ है 500 किलो जूल. ठीक है, फिर y गोइंग टू 2 टाइम्स ऑफ y, उसका डेल्टा h दिया हुआ है 350 किलो जूल. ठीक है, एंड z गोइंग टू 2 टाइम्स ऑफ z, डेल्टा h दिया हुआ है 650 किलो जूल्स. ऐसा ले लो. ऐसा करके आपको 3 एनर्जीज दे दी. बोला arrange these in the order of their bond length. Arrange these in the order of their bond length. Yes. The highest energy will be the shortest bond. Exactly. अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो कि जिसका बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट है उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सबसे कम होगा. क्यों? बॉन्ड लेंथ कम होता है तभी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है, राइट. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी लगेगी. तो जिसका सबसे ज्यादा वो आपका ये है. इज दैट क्लियर? तो आपको ये चीज समझनी है दैट 2 टाइम्स ऑफ z सबसे ज्यादा. तो अब बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में मुझे डालना है, तो z जो है वो सबसे छोटा होगा. उससे बड़ा कौन होगा? x और x होगा, और सबसे बड़ा y डैश y. इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके किस में से बनते हैं? बॉन्ड पैरामीटर्स में से बनते हैं. बॉन्ड एंगल कैसे निकालना है? होपफुली आज हम वो थ्योरी को टच करेंगे और आपको बताएंगे कि बॉन्ड एंगल निकाल तो नहीं सकते हैं, बट वो बॉन्ड एंगल्स आपको ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में ध्यान रखने हैं. सो विल शो यू इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रीज ऑन द बोर्ड. बहुत मजा आएगा आज की क्लास के अंदर. सो बॉन्ड पैरामीटर्स वंस अगेन, ऑल 4 बॉन्ड पैरामीटर्स. बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? यस, एग्जैक्टली, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम्स. अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ, अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर, और अगर बॉन्ड और 3 है तो बॉन्ड ऑर्डर, और अगर 4 है तो बॉन्ड ऑर्डर. होता है क्या बॉन्ड ऑर्डर 4 होता है क्या? बॉन्ड ऑर्डर 4 होता है क्या? नहीं होता है बॉन्ड ऑर्डर, राइट. सो 4 बॉन्ड्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. उसका कारण है कि 2 न्यूक्लियस 8 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ संभाल नहीं सकते हैं. सो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना बच्चा. देखो 4 ये वाले और 4 ये वाले शेयर होंगे,
तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 2 न्यूक्लियस कंटेन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 4 बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू बॉन्डिंग एटम्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, फिर अल्टीमेट स्टेबिलिटी क्या आई थी? इफ ऑक्टेट इज नॉट द अल्टीमेट स्टेबिलिटी, व्हाट वाज द अल्टीमेट स्टेबिलिटी बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स? वो ग्राफ याद है? डू यू रिमेंबर द ग्राफ? यस, व्हाट इज द अल्टीमेट स्टेबिलिटी बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स? देखो, क्लास स्टार्ट होने से पहले हल्का सा रिवीजन, किसके वर्सेस किसके ग्राफ था ये? हाँ, ये बहुत बढ़िया, आपका ग्राफ का फिगर याद हो गया आपको, लेकिन हाँ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, परफेक्ट। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, एंड दिस इज दैट पॉइंट वेयर देयर इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाता है, एंड दैट इज वेयर साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया कि देखो भैया, कहानी ऑक्टेट की है ही नहीं, कहानी है 2 एटम्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की। इज दैट ओके? अब मजा देखो, क्या इंटरेस्टिंग मजा अब आपको आने वाला है। जैसे ये बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में पता लगा, तो थोड़ा और रिसर्च करने पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने आई। क्या थी वो इंटरेस्टिंग चीज? देखो, इंटरेस्टिंग चीज थी, क्या आपको याद है कार्बोनेट का लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना था आपको? आई हैड गिवन यू टू ड्रॉ सम लूज डॉट स्ट्रक्चर्स। डिड यू ट्राई दोस लूज डॉट स्ट्रक्चर्स? हाँ, देखो, ट्राई नहीं करे ना तो फिर आप समझ लो कि आज की क्लास में यू विल फील लॉस्ट। मैंने लास्ट में जाते जाते लूज डॉट स्ट्रक्चर्स दिए थे। डिड यू ट्राई देम? अगर ट्राई किया हो तो उसमें कार्बोनेट का मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला था। कैन यू क्विकली हेल्प मी, कौन सा सेंट्रल एटम होगा? क्या तीनों साइड सिंगल सिंगल ऑक्सीजन बॉन्ड से पहले जोड़ दूंगा? हाँ, फिर उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, तो यहां आएगा 4, यहां आएगा 6 3 18, तो कितना हो गया? 22 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 में से 6 माइनस तो कितना हो जाएगा? 18 हो गया। तो यहां पर मैं पहले सराउंडिंग एटम से शुरू करूंगा, और सराउंडिंग एटम से शुरू करके मैं यहां पहुंचूंगा, लेकिन जब मैं यहां पहुंचूंगा तो मुझे दिख रहा है कि यहां पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, तो मतलब कोई भी एक ऑक्सीजन यहां पर डबल बॉन्ड बना के बैठा है, एंड दिस इज हाउ बेसिकली आपको क्या मिला? कार्बोनेट का स्ट्रक्चर मिला। आर यू विद मी मेरा बच्चा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब इधर कितने लोगों को यह पता है कि किसी भी 2 एटम्स के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है और किसी भी 2 एटम्स के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है, तो कौन सा बॉन्ड बड़ा होता है और कौन सा बॉन्ड छोटा होता है? डबल बॉन्ड छोटा होता है, और लेंथ वाइज, बॉन्ड लेंथ वाइज ये छोटा होगा क्योंकि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो वो बड़ा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कार्बोनेट के मॉलिक्यूल को एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन में एनालाइज करूं, एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन याद आ रही है? उसमें अगर मैं एनालाइज करूं तो क्या मुझे एक बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ओ का मिलना चाहिए? बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, तो एक पीक कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरी भी कार्बन सिंगल बॉन्ड, और तीसरी पीक मुझे क्या मिलनी चाहिए थी? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की। चल मान लेते हैं, अभी के लिए एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं लेते हैं, जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशंस मान लेते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड जो है वो बड़ा होता है, तो मान लो कि ये 200 पिकोमीटर्स का पीक है, ये 200 पिकोमीटर्स का पीक है, और कार्बन डबल बॉन्ड ओ जो है वो 170 पिकोमीटर का पीक है। ओके, ऐसा मुझे पीक्स मिलनी चाहिए थी, ठीक है? एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन में ऐसे ग्राफ मिलता है, तो वो ग्राफ में मुझे ये 3 पीक्स मिलनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था। बट टू अवर शॉकिंग रिजल्ट, केमिस्ट्री ऑलवेज सरप्राइजेस अस, टू अवर शॉकिंग रिजल्ट हमें 200 पिकोमीटर्स की पीक नहीं मिली, तो ऑब्वियसली ये भी पीक नहीं होगी, लेकिन 170 पिकोमीटर्स की पीक बिल्कुल नहीं मिली। अब इंटरेस्टिंग देखो, आने चाहिए थे 3 डिफरेंट पीक्स, बट पीक पता है क्या आई? पीक आई सिर्फ एक ही वैल्यू की, 3 अलग अलग पीक थी लेकिन एक ही वैल्यू की पीक आई, और वो पीक थी अराउंड 180 पिकोमीटर्स, 180-185 पिकोमीटर्स के करीब। बच्चा बोलता है सर एक मिनट, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, मुझे ना सिंगल बॉन्ड की मिल रही है ना डबल बॉन्ड की मिल रही है, मुझे इन दोनों के बीच का वैल्यू कुछ मिल रहा है। अब नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई दे। तो उस गड़बड़ को जब हम समझने लगे
तो एक इंटरेस्टिंग हाइपोथेटिकल फिनोमेना बनाया गया। मैं वापस रिपीट करता हूं, एक इंटरेस्टिंग क्या बनाया गया, हाइपोथेटिकल फिनोमेना बनाया गया, जिसको लेटर ऑन प्रूव किया गया है, बट अभी के लिए वो हाइपोथेटिकल है। और उस हाइपोथेसिस के अंदर हमारे साइंटिस्ट लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि देखो भैया, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड आ जाए, ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या आ जाए, डबल और सिंगल बॉन्ड आ जाए, जैसे देखो यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, तो बोलता है कि ये जो सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ना, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, जिसमें कार्बन ये ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड हो जाए और ये वाले दो ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड हो जाए। तो बच्चा बोलता है एक मिनट सर, वापस डबल और सिंगल ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ गया। तो मैंने कब बोला नहीं आया, तो एक तीसरा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो देखो कार्बोनेट के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हुए, 3, और साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि ये तीनों स्ट्रक्चर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इन तीनों का एक एवरेज एग्जिस्ट करता है, जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, एंड देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। एग्जैक्टली। तो वो ये कह रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड इतने शानदार तरीके से शिफ्ट हो रहा है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन उस शिफ्ट को पकड़ नहीं पा रही है, और इसीलिए जब वो पकड़ नहीं पा रही है तो वो हमें क्या कर रही है, 200 पिकोमीटर, 170 पिकोमीटर ऐड करके उसका एवरेज करके दे रही है, एंड दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 180-182 पिकोमीटर्स। तो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो, दिखते नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही इन्होंने हमारे जीवन में बनाई हुई है। यस और नो? तो इस फिनोमिना को साइंटिस्ट लोगों ने एक नाम दिया। ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, लेकिन नाम तो देना पड़ेगा ना। तो इस फिनोमिना को मेरे बच्चे नाम दिया गया रेजोनेंस। क्या नाम दिया गया, रेजोनेंस। कि आपके किसी भी मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो ये डबल बॉन्ड कांस्टेंट नहीं रहता है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता रहता है। अब ये शिफ्ट क्यों होता है, उसके लिए पहले वीबीटी समझेंगे। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट्स द सेकंड थ्योरी। वो जैसे ही समझ में आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रेजोनेंस करके वापस एक टॉपिक खुलेगा, और वहां पर हम आपको 5 ऐसी कंडीशंस सिखाएंगे कि कब ये डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होता है। इज दैट क्लियर? तो अभी के लिए इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन इन दिस चैप्टर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि अच्छा बॉन्ड पैरामीटर्स एवरेज आउट क्यों हो जा रहे हैं। तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस। डू यू नो ओजोन का स्ट्रक्चर? ओजोन का फॉर्मूला पता है किसी को? ओजोन का फॉर्मूला O3। शानदार। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? O। तो एक अगर O सेंट्रल एटम है तो बाकी 2 O क्या हो जाएंगे? सराउंडिंग एटम्स। तो देखो यहां पर सिखाया ना मैंने, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। अब क्या करोगे, सारों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे, तो 6 3 18 हो गया। अरे बोल, 18 में से 4 माइनस हो गए, 4 क्यों माइनस हुए, 1 2 3 और 4, कितने बचे भैया? 14। अब 14 बचे तो कहां से शुरू करना है? बोलो बोलो, कहां से शुरू करना है? सराउंडिंग एटम से। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब जैसे ही आप देखोगे तो 12 खत्म हो गए, तो बचे कितने? तो अगर आप देखो तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखो 2 और 2 4, और ये 2 यहां पर आ गए, कितने हो गए? 6। अभी भी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट। तो मतलब हो ना हो किसी एक ऑक्सीजन एटम के साथ वो क्या बना के बैठा है? डबल बॉन्ड बना के बैठा है। दैट्स हाउ यू सी द स्ट्रक्चर। अब बच्चा बोलते हैं सर ये प्लस और माइनस क्या है? तो भैया ये प्लस और माइनस आपके फॉर्मल चार्जेस हैं। क्या है ये? एंड ट्रस्ट मी, ओजोन का लूज डॉट स्ट्रक्चर इज द मोस्ट आस्क्ड स्ट्रक्चर, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, एमसीक्यूज का फेवरेट क्वेश्चन, ओजोन का स्ट्रक्चर दिया होगा और बोलेगा which of the following is correct with respect to the formal charges on each oxygen atom in ozone?
तो आपको मैंने ट्रिक सिखाई थी कि ऑक्सीजन जब भी डबली बॉन्डेड है तो उसका जीरो होता है। क्या होता है बच्चा? जीरो। सराउंडिंग एटम में अगर ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड है तो उसका क्या होगा? -1। अब पूरे मॉलिक्यूल पे न्यूट्रल है तो मतलब हो ना हो बीच वाले ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज रहा होगा? +1। तो आपका आंसर आएगा -1 +1 0 रिस्पेक्टिवली, या फिर ऐसा होगा 0 +1 -1 रिस्पेक्टिवली। अगर कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन में 0 -1 +1 लिखा है तो क्या ये सही है? सेंट्रल एटम पे +1 है ना, सराउंडिंग एटम पे -1 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। अच्छा, कहीं पे भी ऐसा दे दिया -1 0 +1, तो क्या ये सही है? नहीं, सेंट्रल एटम तो भैया सेंट्रल एटम पे आपका नहीं होता है 0, वो होता है +1। अब देखो जितने लोगों ने लास्ट क्लास का होमवर्क नोटबुक घर पे जाके खोली होगी वो लोग अब थ्राइव कर रहे हैं, उनको ये चैप्टर अब समझ में आना चालू हो जाएगा। जितने भी लोगों ने इस चीज को लाइटली लिया है, मस्ती में लिया है, ट्रस्ट मी आप लोगों के लिए ये चैप्टर यहीं से एकदम टफेस्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक बन जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर जिंदगी भर के लिए स्ट्रगल करते रहोगे। आई हैड गिवन यू गुड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आई हैड गिवन यू कि भैया इनका लूज डॉट स्ट्रक्चर बना के लाओ। नहीं बनाया है तो यू आर एट लॉस नाउ, यू हैव पाइल्ड अप योर वर्क। देन डोंट टेल मी कि सर आप होमवर्क ज्यादा दे देते हो या सर प्रेशर ज्यादा है। भैया प्रेशर आप बना लेते हो, खुद ही बना लेते हो। हर रोज का काम हर रोज पे कंप्लीट करो, इज एज सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? तो ओजोन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है और वही मैंने यहां पर दिखाया है। अब क्या ओजोन सिंगल लूज डॉट स्ट्रक्चर से दिखाया जाएगा? नहीं, इसका एक दूसरा लूज डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल है जहां पर यहां सिंगल बॉन्ड हो और यहां डबल बॉन्ड हो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं यहां पर ये डबल, हाँ 2 लोन पेयर और यहां पर 1 लोन पेयर होगा। अब एक्चुअली में ना ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ना ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली में स्ट्रक्चर एग्जिस्ट क्या करता है? ओ सिंगल बॉन्ड हो और यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना, रेजोनेटिंग। क्या मेरे बच्चे? स्ट्रक्चर्स, या फिर कई बार रेजोनेटिंग की जगह पे टर्म यूज किया जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल। और ये जो नीचे मैंने बनाया इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड दिस रेजोनेंस हाइब्रिड इज एक्चुअली द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रक्चर। वो ग्राफ याद आ गया? तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी देता है। इसीलिए ये जो थ्योरी थी पूरी की पूरी वो एक्सेप्ट की गई कि हाँ भाई तुम जो बोल रहे हो वो कुछ हद तक सही है, बट इसको प्रूफ करना पड़ेगा। वो प्रूफ हमें वीबीटी, जब हम ऑर्बिटल से, हमारे एसपीडीएफ ऑर्बिटल से बॉन्डिंग को समझेंगे तो आपको रेजोनेंस समझ में आएगा। अभी के लिए ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल आ गया किसी भी स्ट्रक्चर में, तो वहां क्या पॉसिबल है? वहां क्या पॉसिबल है? रेजोनेंस पॉसिबल है। और अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। एंड दैट्स हाउ बेसिकली द रेजोनेंस मूव्स अराउंड। ओके, तो आपको क्या लिखना है? व्हाट इज रेजोनेंस? तो मैंने यहाँ SO2 का भी एक स्ट्रक्चर लिया है, इसको हम बाद में देखेंगे। बट व्हाट इज रेजोनेंस? व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर but its characteristic properties can be described by 2 or more than 2 structures, then the actual structure is said to be the resonance hybrid of these structures and the phenomena is known as resonance. ये है पॉइंट जो आपको लिखने हैं। एंड पॉइंट नंबर 2 कि रेजोनेंस क्या करता है? रेजोनेंस एवरेजेस आउट द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स and it stabilizes the molecule. Why? Because the energy of the resonance hybrid is the least. Already समझा चुका हूं, बस टेक्निकली कैसे आपको लिखना है अपनी नोटबुक में वो मैंने आपको दिखाया। प्लीज ये टॉपिक को हल्के में मत लेना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बम्बार्ड करते हुए आएगा। अगर यहां से आपका लॉजिक क्लियर होगा तो वीबीटी में समझ में आएगा, और वीबीटी में जब समझ में आएगा तो आपका रेजोनेंस एज अ फिनोमिना ऑर्गेनिक में बहुत यूज होता है। मेक श्योर यू डू नॉट स्किप एनीथिंग। यस, एक्चुअल ओजोन का स्ट्रक्चर रेजोनेंट हाइब्रिड है। यस,
पहला वाला तो पहला भी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि जब हमने इसको एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन में डाला तो मुझे एक पीक ये और एक पीक ये मिलनी चाहिए थी, एक पीक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो और एक पीक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, बट मुझे एवरेज होके दो पीक मिल रही है क्योंकि बॉन्ड दो हैं, लेकिन एवरेज होके वो बॉन्ड का जो लेंथ मिल रहा था वो ना डबल बॉन्ड ना सिंगल बॉन्ड, दोनों के बीच का कुछ मिल रहा था एवरेज आउट होके। तो ना ये एग्जिस्ट करता है ना दूसरा वाला स्ट्रक्चर। What exists is the resonance hybrid. That is what scientists believe. And that is what has been proven through VBT. But again, VBT is also valence bond theory. Molecular level तक जाके हम ये experimentally नहीं बता पा रहे हैं कि अच्छा resonance कैसे हो रहा है, but हाँ टेक्निकली ऑर्बिटल्स में ये कैसे मूव करते हैं वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी आप इस बॉन्ड को डबल बॉन्ड बोल रहे हो और सिंगल बॉन्ड बोल रहे हो। एक्चुअली में जैसे ही वीबीटी में पढ़ाऊंगा वहां मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड ओवर हियर इज नोन एज अ पाई बॉन्ड। सो सिग्मा एंड पाई ऐसे दो आपके वर्ड्स खुलेंगे, वो मैं आपको वीबीटी में बताऊंगा। सो प्लीज मेक श्योर आप ये पार्ट अच्छे से नोट करें। फिर उसके बाद अपने यहाँ पर एक लेयर एक्टिवेट करेंगे जहां पर हमने कार्बोनेट के 3 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ओजोन के 2 बनाए हैं और लास्ट वाला SO2 वाला आप मेरे साथ अभी बनाएंगे। इज दैट क्लियर? सो ड्रॉ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आपने ये पार्ट लिखा, अब मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है कि SO2 का लूज डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ यहां पर तो दिया हुआ है, लेकिन मानो कि अगर मैंने ये नहीं दिया होता और आपको बोल दिया होता ड्रॉ द लूज डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ SO2, राइट? ड्रॉ द लूज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ SO2 एंड ड्रॉ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऐसा करके आपको दे दिया होता। ऐसा कुछ होता तो कैसे करते? चलो, सेंट्रल एटम S, सल्फर, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, तीनों को ऐड करेंगे तो 6 3 18 होगा, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के हैं। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 3 18, 18 में से 4 माइनस किए तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना। लेकिन सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट, तो यहां पर एक पहले लोन पेयर आ जाएगा, क्योंकि यहां से 6 और 6 12 माइनस होंगे तो 2 बचेंगे, ये आ गया। और एक ऑक्सीजन एटम के साथ क्या रहा होगा बच्चा? सेंट्रल एटम क्या रहा होगा? डबल बॉन्ड, सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड। सो दिस इज हाउ द लूज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ SO2 लुक्स लाइक। इज देयर अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन दिस? हाँ, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड। तो जैसे ये आएगा तो डबल एरो ऐसे, और फिर आएगा सल्फर, ये आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आएगा सिंगल बॉन्ड, टिंग 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 टिंग। देखो शिफ्ट देख रहे हो, शिफ्ट देख रहे हो? जब यहां डबल बॉन्ड आएगा तो ये जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, सल्फर का। हाँ, so while you are drawing the resonating structures, please listen to this point very carefully. While you draw the resonating structures, position of the atoms do not change. Position of the atoms do not change. तो अभी अभी आपने जो पूरा लिखा, उसके बाद आप ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खुद बनाओ, और ये मैंने आपके लिए यहां पर बना दिया, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाओ। ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ SO2। चलिए, और नीचे ये #PN पाजी नोट लिखिए, क्या है? दैट व्हाइल यू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, position of the atoms do not change in different Lewis structures. Yes. सर रिगार्डिंग दिस, जैसे ओजोन का डायग्राम है और सल्फर SO2 का जो आपने दिया था पहले डायग्राम, दे हैड देयर ओन एंगल्स। Yes. जो एंगल को, तो अब व्हेन वी मेक द डायग्राम हमें सबके एंगल तो हाँ, so my dear friend, this is a valid doubt. Lewis dot structures या resonating structures draw करते वक्त टीचर इज नॉट गोइंग टू वरी अबाउट कि आपने एंगल्स सही बनाए हैं कि नहीं, बिकॉज लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स कभी भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे काम किए ही नहीं। दे वर्कड ऑन
कि भैया डॉट से रिप्रेजेंट करके हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा होगा. सो नो वरीज, आप इसको स्ट्रेट लाइन में भी बना सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. हाँ बिल्कुल, यहां पर ये पार्ट मिसिंग है, लूज डॉट स्ट्रक्चर के अंदर ये होना चाहिए था. ये यू हैव टू नोट डाउन. वो ऊपर रखे हैं लेकिन उसमें भी ये वाला पार्ट आई थिंक गलत है, यहाँ वो एक्स्ट्रा आ गया. जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है तो उस पर 2 लोन पेयर्स होते हैं. ब्रैकेट बना के 2- क्यों लिखा है? सोचो क्यों लिखा है. क्योंकि तीनों स्ट्रक्चर में माइनस यहां, यहां और यहां सर्कुलेट हो रहा था. तो दैट मीन्स कि माइनस भी एक जगह पे फिक्स नहीं है, तो इसीलिए ब्रैकेट बना के पूरे पे 2- डाल दिया. डन है. बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड देन यू नीड टू राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस. ठीक है. यस. जैसे कि ओजोन में हमें अभी तक ऐसा लग रहा है. आई सॉरी कट टू यू. आप लोगों को अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी कैसा है, वीबीटी क्लियर नहीं है, तो सिग्मा पाई कैसे एक्ट करता है, ऑर्बिटल लेवल पे क्या डायग्राम्स होती हैं, वो बेसिकली आपको क्लियर नहीं है. तो अभी आपको ऐसा लग रहा है ड्रॉ करते वक्त कि सर ये पाई बॉन्ड है ना, ये पेंडुलम की तरह शिफ्ट हो रहा है, पहले यहां फिर यहां फिर यहां ऐसे करके. देखो वहां मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये हम अभी वर्ड यूज कर रहे हैं शिफ्टिंग, बट एक्चुअली में रियल वर्ड ओवर हियर इज डीलोकलाइजेशन. ये क्या है, कैसे है, विल टॉक अबाउट इट वंस वी गो इनटू वीबीटी. यस. हमें ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड चेंज हो रहा है. क्या पता एटम्स ही चेंज हो रहे हो, इसकी वजह से नहीं bond- नहीं, that is completely well understood and well proven with the practical aspect and the theoretical aspect. उन दोनों को ऐड करने के बाद ही देखो, कोई भी थ्योरी जब पब्लिश होती है ना बच्चा, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आज रात को बैठे कल पब्लिश कर दिया. there is years and years of experimentations, थ्योरी और एक्सपेरिमेंटेशंस की वैल्यूज को एडजस्ट किया जाता है, देखा जाता है, और फिर ही ऐसा इतना बड़ा कोई फिनोमिना जो है इतनी बड़ी नेशनल टेक्स्ट बुक के अंदर डाला जाता है. इतनी बड़ी इंटरनेशनल ऑथर की जो बुक है उसने डाला हुआ है. तो दैट मीन्स व्हाट, कि ये ऐसा नहीं है कि बस आज साइंटिस्ट लोग उठे, अच्छा बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एवरेज हो रहे हैं, रेजोनेंस लिख दो. There is a lot of research behind it. We are studying it to a surface level. आप और अंदर जाओगे, डीप जाते जाओगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आपको इसी क्लास में रेजोनेंस पढ़ाया जाएगा तो वो एक लेवल और डीप होगा. और फिर जब आप उसके ऊपर और कुछ आगे मास्टर्स या बैचलर्स करने जाओगे तो यू विल फाइंड द डेप्थ इनटू इट कि अच्छा 12th लेवल तक हमने डीलोकलाइजेशन पढ़ा, बट वो डीलोकलाइजेशन एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, that you will study in your higher standards. So that's how the education is designed for you guys. Is this clear? Did I clear your doubt? Good, perfect. Did you write this down? Next, what you have to write down is the characteristics of resonance. Please जल्दी से complete करें इसको. तो once you draw these resonating structures, what do you need to understand are the characteristics of resonance. अब resonance में मैंने जैसे ऑलरेडी बताया, the contributing structures do not have real existence. तो कार्बोनेट के 3 स्ट्रक्चर्स का रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट क्या एग्जिस्टेंस है? रेजोनेंस हाइब्रिड का एग्जिस्टेंस है, राइट? सो जैसे यहां पर लिखा है, एंड रेजोनेंस में बॉन्ड लेंथ जो है वो एवरेज आउट हो जाएंगी. अगेन वी हैव ऑलरेडी डन दैट. रेजोनेंस हाइब्रिड हैज द लोएस्ट एनर्जी, दैट इज व्हाई उसी का रियल एग्जिस्टेंस है. एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज एक्चुअली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. इसका एज सच कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, बट इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द एवरेज आउट वैल्यूज दैट एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन इज गिविंग. तो इसीलिए हमारा रेजोनेंस जो है वो एक एक्सेप्टेड फिनोमेना है. एंड यस, वीबीटी के थ्रू हम इसको जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वाओ, एक्चुअली में रेजोनेंस होता कैसे है, राइट? सो सम molecules that you have to see in terms of resonance, my dear friend, that's the next thing. ये पूरा स्लाइड का स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप्स में भेजा जाएगा, अभी आप सिर्फ नोटिस करें. क्या आपको पता है, आपने एक स्ट्रक्चर 10th के लेवल पे पढ़ा है कॉल्ड एज बेंजीन.
क्या आपको दिख रहा है इसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है? हाँ, तो ऑल्टरनेट डबल सिंगल में मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो देखो ये इधर आया, ये इधर गया और ये इधर गया। अब ये ऐसे, अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं शिफ्टिंग, बट जैसा मैंने बोला रियल वर्ड इज delocalization. We will understand that and then you will understand कि अच्छा how and where this resonance is happening. This is how benzene. So benzene का structure, ओजोन का स्ट्रक्चर, कार्बोनेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, SO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, SO3 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये 4-5 मॉलिक्यूल्स जो मैंने अभी बोले ना, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का आपको क्वेश्चन आ सकता है, एंड दैट इज व्हाट इज देयर ऑन द स्क्रीन राइट अवे. If you will see, there is interesting SO2 molecule जो हमने अभी अभी देखा, SO3 molecule, बेंजीन का मॉलिक्यूल, और इसके अलावा मैंने आपको ओजोन एक ऐड करने के लिए बोला एंड कार्बोनेट का मॉलिक्यूल. इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स यहां पर ऐड करके रखे हैं जस्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड हाउ द रेजोनेंस इज हैपनिंग. बट इस पूरे पेज पे एक नोटिस करो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो. इस पूरे पेज पे एक ऐसा बॉन्ड दिख रहा होगा, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, फिर आपको NO3 में भी दिखेगा. ले बोल, कहानी समझ में आ रही है? अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को यहां पर समझाने का समय आ गया है. इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. प्लीज राइट डाउन, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. एक पेज छोड़ दीजिएगा फॉर दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टू ड्रॉ. Coordinate covalent bond is defined as the bond, the covalent bond in which the shared pair of electron is given by one of the bonding atoms only. One of the bonding atoms only. Very, very important. Please note this down. Yes. Exactly. So ये सिर्फ सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच में ही होगा, और कब होगा वो भी कंडीशन में आपको दे रहा हूं, बट पहले इसको समझो. यस, हाँ, वो हमेशा सेंट्रल एटम की तरफ से ही आते हैं. ठीक है, बना सकते हो. एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर आपका सेंट्रल एटम जो है वो लोन पेयर देता है. यस, यू कैन मेक दैट. यस, सो गिवन बाय वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स ओनली. अब इसमें होता कैसे है, देखो बच्चा, यहां पर देखो, क्या आपको H2O का स्ट्रक्चर याद आ रहा है जिसमें यहां पर दो दो लोन पेयर थे? अब इसकी विसिनिटी में एक H प्लस आया और बोला कि भाई भाई क्या तू मेरे चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है? तो ऑक्सीजन बोला हाँ यार देख, मेरे पास ना पूरा का पूरा पेयर है. वो बोला हाँ यार, मैं भी पूरा का पूरा पेयर ही चाहता हूं, तो प्लीज तू कुछ करके मेरे को दे दे. तो उसने क्या किया, पूरा का पूरा शेयर्ड पेयर इसको डोनेट कर दिया. अब जैसे उसने शेयर्ड पेयर इसको दिया, जैसे उसने ये लोन पेयर पूरा का पूरा शेयरिंग में डाला, तो क्या हुआ कि ये आपका डोनर एटम हो गया और ये आपका एक्सेप्टर एटम हो गया. ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनना. क्या बोला मैंने? एक्सेप्टर एटम, और यहां पर क्या बोला? डोनर एटम. तो जो डोनर एटम होता है ना, क्योंकि उसने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन तो दिया ही दिया, लेकिन उसके अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर आ जाएगा, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज वाला सराउंडिंग एटम था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ओके, नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट द कंडीशन? कैसे पता चलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? तो पहले तो एक पॉइंट लिखो, दैट वंस द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. अच्छा, पहले ये प्लीज इसके डायग्राम बनाओ. X लोन पेयर, Y, एंड ड्रॉ एन एरो लाइक दिस, टेलिंग दिस एज अ डोनर एटम and this as a acceptor atom. फिर उसके बाद लिखेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड.
coordinate covalent bond once formed cannot be distinguished. Coordinate covalent bond once formed cannot be distinguished from the normal covalent bond. तो जैसे H3O प्लस का स्ट्रक्चर बन गया, तो एक बार ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, इधर देखो, देन यू कैनॉट टेल कि कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। लेकिन क्या इस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो पता किया जा सकता है। बिल्कुल, राइट डाउन द कंडीशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू एग्जिस्ट, कंडीशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू एग्जिस्ट, condition of coordinate bond to exist if there is a positive formal charge on the central atom. If there is positive formal charge on the central atom, then there is presence of coordinate bond, there is presence of coordinate bond in the molecule between central atom and surrounding atom, between central atom and surrounding atom. देखो, मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं और फिर देखो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं है। देखो, क्या आपका NO3 माइनस आपको पता है? NO3 माइनस, चलो सेंट्रल एटम, फटाफट से सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। अच्छा, तो 5 5 और 18, 5 और 18 कितना हुआ? 23, बट देयर इज अ नेगेटिव, तो 24 में से 6 माइनस किए कितने बचे? सराउंडिंग एटम से शुरू करेंगे, तो सराउंडिंग एटम से शुरू किया तो ये हुआ और ये हुआ। बट नाइट्रोजन देखो ऑक्टेट से अब 18 कंप्लीट हो गए, बट नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब हो ना हो एक ऑक्सीजन के साथ क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ये हमारा लूज डॉट स्ट्रक्चर पैदा हो गया NO3 माइनस का। अब जरा देखो बच्चा, क्या आपको मैंने टिप दे दिया था लास्ट क्लास में कि कहीं पे भी अगर ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है तो उसका फॉर्मल चार्ज 0 होगा, कहीं पे भी वो सिंगल बॉन्ड है तो फॉर्मल चार्ज -1, कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड है तो वो फॉर्मल चार्ज -1। अब अगर आप नोटिस करो तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज जो है वो +1 आएगा ही आएगा। अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 में से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 माइनस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8/2। अरे आएगा क्या ये 4? क्या ये +1 आया? क्या सेंट्रल एटम पे +1 है? अगर सेंट्रल एटम पे +1 है मतलब इन दोनों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में से कोई भी एक बॉन्ड कैसा रहा होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहा होगा। और देखो जैसे ही आप ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे ना तो आपको नाइट्रोजन की वैलेंसी क्लियर होती हुई दिखेगी। मानो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं था तो नाइट्रोजन पे 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, एक्चुअली में तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 5। अब नोटिस करो यहां पर पूरा ये जो पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट हुआ है, शेयर हुआ है। तो देखो 1 2 3 4 और 5 हो गए और पूरा का पूरा पेयर दे दिया। तो ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में वो 6 के 6 इंटैक्ट रहे, उसने पूरा का पूरा नाइट्रोजन से पेयर ले लिया और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पर बचा था उसने ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया? एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। अले बोल यार, कहानी समझ में आ रही है? और ऑक्सीजन पे -1 है और -1 हमें यह बता रहा है कि भैया हेलो ये ऑक्सीजन कहीं से तो एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था। तो इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे, 8वां इसको चाहिए था, वो उसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब बच्चा बोलता है सर आपने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया, क्या ये वाला भी कोऑर्डिनेट हो सकता था? मैंने क्या बोला? दोनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट हो सकता है। इज दैट क्लियर? एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस। ओ ध्यान ध्यान ध्यान, क्या ये ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हो गया?
हाँ, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा N, ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल। एक और बनेगा बिल्कुल, तो N यहां पर आ गया सिंगल बॉन्ड O, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। कहानी खत्म। ये बनेंगे आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड, NO3 माइनस। इज दैट ओके? परफेक्ट है? यस। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ऑक्सीजन ही है, उसके अंदर माइनस वाला बॉन्ड बेचा है। करेक्ट। मतलब अगर वो एक लाया तो उसके पास पहले से 7 थे, तो उसने पूरा नहीं 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 नहीं, वो 6 लेके आया था और उसने नाइट्रोजन से पूरा पेयर एक्सेप्ट किया। एक्सीलेंट क्वेश्चन कि सर फॉर्मल चार्ज -1 क्यों आया? क्योंकि जैसे ये पेयर एक बार इधर आ गया, शेयरिंग में चला गया, तो अब एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का गिना जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का गिना जा रहा है, इसीलिए वो -1 दिखा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो 6 पे न्यूट्रल है, बट ये 7वां इलेक्ट्रॉन उसका दिख रहा है, तो दैट इज वाई द -1 फॉर्मल चार्ज। गुड क्वेश्चन। इज दिस ओके? क्लियर है ये? क्या ये कहानी समझ में आ गई? मैं आपको वापस बोल रहा हूं, अगर आपने ये भेजे हुए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक बार खुद से ड्रॉ नहीं किया और एक बार खुद से इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की, तो आप लोगों की बैंड बजनी चालू हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड ऑल्सो आई एम शेयरिंग द SPS विद यू। सारथी प्रैक्टिस शीट्स आपको मिल जा रही हैं, आप वो होमवर्क प्लीज शिद्दत से कंप्लीट करो। यहां तक का होमवर्क अब आपको दिया जाएगा आज की क्लास के बाद, सो मेक श्योर कि आप वो होमवर्क बढ़िया से करके आए। Probably, as far as I know, if you have a normal handwriting, you might have written so much in the world of chemistry till now कि आप ऑलमोस्ट अपनी नोटबुक खत्म करने के उस पे होंगे, ऑलमोस्ट, राइट? या तो एक खत्म भी हो गई होगी। अगर आपने सारे नोट्स अच्छे से बनाए हैं तो नॉर्मल 100 to 150 पेजेस का नोटबुक खत्म होने को आता है बाय द चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीशन। ये जब तक कंप्लीट होगा, एक नोटबुक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, बिकॉज यहां पर आपका सिलेबस भी नियरली आधा हो गया है। एंड इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स बाकी रहे। वो मेरे प्यारे दोस्त, आप ऑर्गेनिक के लिए एक फ्रेश नोटबुक बनाएंगे, तो जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे वो 11th से स्टार्ट होके 12th तक वो नोटबुक कंटिन्यू होने वाली है। तो एक बढ़िया मोटी सी नोटबुक लीजिएगा, उसके अंदर अराउंड 300-400 पेजेस वाली नोटबुक, या फिर 2 अलग अलग नोटबुक बना लीजिए, हल्का अगर कैरी करना हो तो 2 अलग अलग, बट एटलीस्ट 200 पेज की नोटबुक लीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स काफी सारे बनेंगे। इज दैट ओके? क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ा जाए। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो देखो, बॉन्ड पैरामीटर्स और रेजोनेंस के बेसिस पे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O3 मे बी ड्रॉन एज। क्या ये सही बनाया है? अपने को असर्शन रीजन सॉल्व करना है, तो पहले दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा ट्रू है कि फॉल्स है। क्या यहां पर नहीं 1 2 3 एटम्स के नंबर है, एटम्स के नंबर है, +1 -1 चार्ज है, राइट? तो ध्यान से चेक करना, क्या सिंगल बॉन्ड है तो 6 ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल ये सही है, ये सही है और ये भी सही है, करेक्ट है। तो यस, दिस इज अ ट्रू स्ट्रक्चर। द फॉर्मल चार्जेस ऑन एटम 1 2 एंड 3 आर, देखो मैंने बोला ना फॉर्मल चार्ज पे 1 पे +1, 1 पे +1, 2 पे 0 एंड 3 पे -1, सही है, बिल्कुल सही है। बट क्या इसकी वजह से द करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज दिस? नो। सो इंडिपेंडेंटली ये दोनों ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू असर्शन, हेंस देयरफॉर आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ O3 मोर एक्यूरेटली? ठीक है, मोर एक्यूरेटली। तो क्या ये सही है, क्या ये सही है, या ये सही है? थर्ड ओनली, सो दैट्स। और ये कौन सा, व्हाट इज दिस नोन एज? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब जरा देखो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का 148 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड का 121, लेकिन बीच की कहीं पे आ रही है, देखो ये 128, 148 और 121 के बीच में कहीं वैल्यू आ रही है। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर द वैंडरवॉल रेडियस, देखो क्या बोल दिया उसने, वैंडरवॉल रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली आर। अब जरा देखो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, बाबा दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, क्या उसको वैंडरवॉल डिस्टेंस बोला जाता था? हाँ, दो कोवेलेंटली बॉन्डेड, देखो ये क्या, ये इसको कंप्लीट करूं तो ये शेयर वाला आ जाएगा। दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, क्या उसको हम कोवेलेंट रेडियाई बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। अच्छा, ये कोवेलेंट रेडियस कैसे निकाला जाता है? द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दैट इज 62 डिवाइडेड बाय 2 एंड 240 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 31। अब जरा ध्यान से देखना, वैंडरवॉल रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो वैंडरवॉल रेडियाई मेरा क्या है 120, तो 120 ये रहा और 31 ये रहा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो, प्यारा क्वेश्चन। सॉरी, क्योंकि उनको वैंडरवॉल रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई का मीनिंग नहीं पता है। 31 और 120 इंटरमिक्स, हाँ, इंटरमिक्स कर जा रहे। अब यहां पर वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हाँ, तो 31 120 एंड 120 31 ऐसा दिया होगा, रिस्पेक्टिवली में उल्टा हो जाता है, दैट्स वन मिस्टेक जल्दबाजी में। और दूसरा, बच्चों को ये पता ही नहीं है कि इसको वैंडरवॉल डिस्टेंस बोलते हैं और इसको कोवेलेंट डिस्टेंस बोलते हैं। तो बस जैसे ही आप ये करोगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो मैं चीख चीख के बार बार बोल रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, क्या लिखा है? Misconceptions associated with resonance. Let's understand. The molecule exists for certain fraction of time in one canonical form and other fraction of times in another canonical forms. My dear friend, this is completely a false statement. हाँ, रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो एग्जिस्ट करता है, रियल एग्जिस्टेंस ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स तो है ही नहीं। तो वो जो शिफ्टिंग वाला खेल है वो सिर्फ समझाने के लिए सही है, बट एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करता नहीं। कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, ट्रू। देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म्स, ट्रू। कोई इक्विलिब्रियम जैसा एग्जिस्टेंस नहीं है भैया, तो सिर्फ वन है जो मिसकंसेप्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए, यही पूछा था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिसकंसेप्शंस। सो दिस इज हाउ बेसिकली आपका क्या बॉन्ड पैरामीटर्स एंड रेजोनेंस का टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। दिस टॉपिक इज द लिंक बिटवीन लुईस डॉट थ्योरी में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो, और जो आगे रिसर्च हुआ वो, इन दोनों को समझने के लिए बॉन्ड पैरामीटर्स को समझना बहुत जरूरी है। उसी से आपकी जो नेक्स्ट थ्योरी है जो हम खोलने जा रहे हैं, विच इज नथिंग बट VSEPR थ्योरी, विच इज नोन एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। प्लीज राइट डाउन द हेडिंग जल्दी से। तो VSEPR थ्योरी नाम से पता चल रहा है समथिंग रिलेटेड टू वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एंड उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में क्या मेरे बच्चे? रिपल्शन। अब ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, बहुत इजी है ये थ्योरी, बट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड क्या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, क्या वो पेयर्स दो तरीके के होते हैं? एक होते हैं आपके बॉन्डेड पेयर्स, बोलो हो कि नो? हो। और एक होते हैं आपके क्या मेरे बच्चे? लोन पेयर्स। तो इस थ्योरी को डेवलप करने में मेजरली 4 साइंटिस्ट का हाथ है, और चारों साइंटिस्ट ने मिलके एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन दिया। उन्होंने बोला देखो, एक सेंट्रल एटम जो है ना, वो एक स्फीयर है। स्फीयर क्या है? वो एक स्फीयर है। सो सेंट्रल एटम एक स्फीयर है, और उस स्फीयर में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्डेड पेयर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड? अ बॉन्डेड पेयर,
और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड, लोन पेयर। जैसे ये देखो, क्या ये स्फीयर दिख रहा है, क्या ये और ये बॉन्डेड पेयर हुआ, और क्या ये लोन पेयर हुआ। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना ये चीज, और फिर सिर्फ पोस्टुलेट्स देखने हैं, फिर कहानी खत्म। तो भैया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में सबसे पहली चीज कि योर सेंट्रल एटम इज कंसीडर्ड टू बी अ हार्ड स्फीयर, एंड ये थ्योरी ये बोलती है कि आपके जो पेयर्स हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, वो आपस में रिपल्शन फोर्सेस रखते हैं। और वो लॉजिक भी है ना यार, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल, बिकॉज दोनों पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यस सर नो। तो वो बोलता है कि देखो ये पेयर्स आपस में रिपेल करना चाहते हैं, रिपेल करते 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 व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल दे कैन गो, 180। इफ दे आर टू बॉन्डेड पेयर्स ओनली, then the angle that will come in this is going to be what my dear friend, 180। तो देखो जैसे ये एक स्फीयर है, there is no lone pair, और जब दोनों लोन पेयर्स जो हैं, वो दोनों बॉन्डेड पेयर्स जो हैं, जब आपस में रिपेल करेंगे तो आपका एंगल बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एंगल बिटवीन द बॉन्डेड पेयर्स क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। आर यू विद मी टिल हियर? यस। क्या ये कहानी समझ में आ रही है? क्या ये कहानी समझ में आ रही है? फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ही अगर आपका सेंट्रल एटम स्फीयर है और उसके अराउंड 3 बॉन्डेड पेयर्स हैं। कितने बॉन्डेड पेयर्स? 3 बॉन्डेड पेयर्स है। तो बोले देखो 3 बॉन्डेड पेयर्स हैं, तो वो 3 बॉन्डेड पेयर्स एक सर्कल के अराउंड अगर आप 3 में डिवाइड करो तो क्या 360 को डिवाइड बाय 3 कर दो तो 120 आएगा। तो बोले देखो एंगल 120 हो जाएगा, ये 3 बॉन्डेड पेयर्स में 120 हो जाएगा। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम येट। ओके, क्लियर है, डन है। फिर इसके बाद उसने बोला कि अगर 4 बॉन्डेड पेयर्स हैं तो उसने बोला कि अगर 4 बॉन्डेड पेयर्स हैं तो नाउ डोंट थिंक एज अ 2D, इसको 3D में सोचो। स्फीयर है ये, स्फीयर। तो अगर आप इसको 3D में सोचोगे तो अब एंगल 360 डिवाइड बाय 4 नहीं होगा। Now this is a sphere. Think about it as a sphere. तो बोलते हैं देखो स्फीयर के अंदर आपके 2 लोग एक प्लेन में होंगे, एक प्लेन से बाहर आता हुआ और एक प्लेन के अंदर जाता हुआ। क्या ये ट्राइपॉड जैसा दिख रहा है? बोलो हाँ ना। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो 1, 2 और 3 इनको अगर आप जोड़ दो तो क्या ये एक फेज बन जाएगा? क्या ये दूसरा फेज बन जाएगा पीछे की साइड पे? क्या ये वाला तीसरा फेज बन जाएगा? और क्या नीचे चौथा फेज है? 4 फेज वाला एक फिगर बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं बच्चा? तो इस ज्योमेट्री को नाम दिया गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और एंगल जब मेजर किए गए तो इसके अंदर एंगल 109.5 डिग्रीज आया। क्या आया? 109.5 डिग्रीज। अब इसके बियॉन्ड आई एम नॉट गोइंग राइट अवे, बट मैंने ये 3 ज्योमेट्रीज आपको दिखाई। पहला वाला क्या था? 180। दूसरा वाला क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है ये? ट्राइगोनल प्लेनर। एक प्लेन पे ही तीनों दिख रहे हैं, बोलो हाँ ना। और ये देखो, क्या ये चारों एक प्लेन पे दिख रहे हैं? क्या ये चारों एक प्लेन पे दिख रहे हैं? नहीं, 2 आपको एक प्लेन पे दिखेंगे, लेकिन ये और ये प्लेन से बाहर और अंदर जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। तो वो बोलता है जैसे ही एक सेंट्रल एटम के अराउंड 3 से ज्यादा बॉन्डेड पेयर्स हो, कितने? 3 से ज्यादा बॉन्डेड पेयर हो तो ज्योमेट्री 2D नहीं रहती है, ज्योमेट्री क्या हो जाती है? 3D हो जाती है। इसके बाद और 2 ज्योमेट्रीज हैं, वी विल टॉक अबाउट इट, अभी नहीं, वी विल टॉक अबाउट इट। यस, बोलो। Yeah, this is the third one, the fourth one actually, and this is the 5th one. Exactly. We'll come to that. Don't worry. Okay. So I will show you. वो भी molecules अपने पास हैं, हम उसको देखेंगे. But क्या ये कहानी समझ में आई? Interesting है? क्या ये कहानी समझ में आई? Interesting है? क्या ये चीज समझ में आ रही है? Is this clear? बाबा क्या ये क्लियर हो रहा है? तो अब ये कहानी जो है वो अब देखो कितना मस्त होने वाला है। अब ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आ गई है। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि देखो भैया,
बॉन्डेड एटम्स जो होते हैं ना, वो आपस में रिपेल करके इतना दूर जाना चाहते हैं कि उनके बीच का रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाए और एंगल क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो सबसे पहली चीज VSEPR लिखते वक्त आपको बस इतना चीज ख्याल रखना है कि VSEPR क्या प्रेडिक्ट कर रही है। व्हाट इज इट प्रिडिक्टिंग? शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो VSEPR theory predicts the shapes of the molecule, predicts the shapes of the molecule. It suggests that, next point, it suggests that shape of the molecule can be determined by, shape of the molecule can be determined by the number of, can be determined by the number of इलेक्ट्रॉन पेयर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग. So it suggests that shape of the molecule can be determined by the number of electron pairs, bonding and non-bonding, present in the valence shell of central atom. Present in the valence shell of central atom. लिख लिया? क्या ये कहानी समझ में आ रही है? ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. It suggests that the electron pairs have repulsive forces between them. Electron pairs have repulsive forces between them. Hence, they occupy particular arrangement in the space. Hence, they occupy particular arrangement around in the space, particular arrangement in the space around the central atom, in the space around the central atom, such that the repulsive forces can be minimized. Such that the repulsive forces can be minimized. Done? अब ध्यान यहां. तो देखो, जब मैं बात कर रहा हूं, इधर देखो, जब मैं बात कर रहा हूं एक बॉन्डेड पेयर का, नाउ दिस इज अ बॉन्डेड पेयर, डू यू सी दिस? क्या ये बॉन्डेड पेयर ये न्यूक्लियाई और ये न्यूक्लियाई के कंट्रोल में है? सो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ टू न्यूक्लियाइज, राइट? जैसे मैं इसका एक एनालॉजी देता हूं कि अगर घर में मम्मी और पापा दोनों आप पे ध्यान रख रहे हैं कि आप क्या खेल रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कहां जा रहे हो, तो इट इज हाईली पॉसिबल कि आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनोगे, क्योंकि आपको पता है कि दोनों की नजर है, कोई भी लूज नहीं छोड़ रहा. मुझे अगर मूवी देखने जाना है तो मम्मी को पटाऊंगा, पापा को पटाऊंगा, ऐसा नहीं है, दोनों को पटाना पड़ेगा तो ही मुझे मूवी जाने को मिलेगा. बोलो हाँ ना? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर, दे आर कंट्रोलिंग यू इन द सेंस कि दे नो कि व्हाट माय किड शुड डू. बट थिंक अबाउट इट, अगर दोनों में से कोई एक भी हल्का सा लूज हो गया, ये देखो, हल्का सा क्या हो गया, लूज हो गया, तो अब ये जो बच्चा है, दिस इज ओनली अंडर द कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स. तो बताओ, इसके बिगड़ने के चांसेस ज्यादा है कि नहीं है? क्योंकि उसको पता है मुझे अगर मूवी जाना है, पापा से बात नहीं करनी है, मुझे मम्मा को जाके पटाना है, पापा तो पट जाएंगे. बोलो हाँ कि ना? यही केस होता है बाबा, यही केस होता है लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच में.
लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच में। अब जरा आप इधर आएंगे, हाँ उधर उधर। अब ध्यान दीजिए, क्या ये हम दोनों के बीच में बॉन्डेड पेयर है? बोलो हाँ ना, वी आर द टू न्यूक्लियाई। क्या ये दोनों के बीच में बॉन्डेड पेयर है? बोलो हो कि नो, बोलो यस और नो। अब देखो, अगर मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, तो मेरा मूवमेंट सिर्फ यही हो सकता है। यस, बिकॉज दिस बॉन्डेड पेयर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ टू न्यूक्लियाइस। यस, बट मानो कि आई एम अ लोन पेयर, तो अगर मैं लोन पेयर हूं तो नाउ आई एम अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल न्यूक्लियाई ओनली। तो क्या मेरा मूवमेंट ये पॉसिबल है? बोलो हाँ कि ना। डू यू सी दिस? तो मुझे बताओ, दो बॉन्डेड पेयर्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा या दो लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा? लोन पेयर्स के बीच में। यस और नो? तो यहां पर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें देयर इज अ साइंटिस्ट कॉल्ड नायहोम एंड गिलिस्पी, जिन्होंने, बाबा ध्यान देना, नायहोम और गिलिस्पी, उन्होंने ये बोला that the repulsion between the lone pair and lone pair of electron is different than that between two bond pairs or one lone pair and bond pair. And how does that repulsive forces move? तो lone pair का repulsion highest. Why? Because they are controlled by single nuclei. तो दो lone pairs आ गए तो उनके repulsive ज्यादा होंगे compared to lone pair bond pair, compared to bond pair and bond pair. तो ये है VSEPR का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। लिखो दैट द रिपल्सिव फोर्सेस, नहीं ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है, रिपल्सिव फोर्सेस आर डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। रिपल्सिव फोर्सेस आर डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा, यहां पर बच्चा ब्रैकेट में लिखना बॉन्डेड पेयर एंड लोन पेयर। तो क्या याद रहेगा? फिर ये वाला पॉइंट, लोन पेयर रिपल्शन फॉलोज द ऑर्डर एंड देन द ऑर्डर। लोन पेयर रिपल्शन इज मच ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। अब जरा नोटिस करो, क्या आपको याद है मैंने वाटर का स्ट्रक्चर आपको दिखाया था? मैंने बोला था देखो ओए, आप बचपन से अभी तक ऐसा पढ़ के आए हो पानी को, यू हैव स्टडीड लाइक दिस, लेकिन एक्चुअली में उसका जो रियल एग्जिस्टेंस है वो ये है। एंगल आपके हिसाब से 180 होना चाहिए था, बट प्रॉब्लम क्या आया? वो 180 के बीच में देयर आर टू लोन पेयर्स। डू यू सी दैट? अब इनका रिपल्शन इज मच हायर देन व्हाट माय डियर फ्रेंड, बॉन्डेड पेयर का रिपल्शन। तो ये बॉन्ड पेयर को स्क्वीज कर देते हैं एंड दैट इज व्हाई द एंगल फॉल्स टू 104.5 डिग्रीज। इज दैट ओके? करेक्ट है? तो नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इन एडिशन टू बॉन्डेड पेयर्स will result in distortions in the regular geometry of the molecule. Repulsive forces decrease sharply with increasing bond angle and they are the strongest, repulsive forces are strongest at 90 degree, उससे कम 120 और सबसे कम कहां होगा? 180। करेक्ट है? ये पॉइंट्स आपको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आने हैं। नेक्स्ट क्लास में ये ज्योमेट्रीज से हम शुरू करेंगे, आपको ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज सारी की सारी यहां पर दिखाएंगे, कैसी ये फील भी देंगे आपको, यू कैन फील द ज्योमेट्रीज, और वो एंगल्स जो उन ज्योमेट्रीज में हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। टिल देन यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज मेक श्योर कि आप हर रोज का काम हर रोज कंप्लीट करें ताकि आपका पाइलअप ना हो। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।